हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में। मैं हूं बबली यादव, आप देख रहे हो बबली स्टडी सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी की बुक में चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है सारांश एवं उद्देश्य। तो कहानी का सारांश होता है, उसका उद्देश्य भी हम बताएंगे इस वीडियो में। तो ये आपको 5 नंबर का आता है इसमें, और ये पहले 3 आते थे लेकिन इस बार 2 आएंगे। तो हम बारी बारी से सभी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पंचलैट आज पढ़ते हैं, फिर दूसरे दिन बहादुर, फिर तीसरे दिन ध्रुव यात्रा पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पंचलैट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। और पंचलैट कहानी की कथान वस्तु पर प्रकाश डालिए और पंचलैट कहानी के कथानक की विवेचना कीजिए। तो ये प्रश्न कई तरीके से आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इसी का एक ही का आंसर सेम एक जैसा ही होता है। तो इसका आंसर शुरू करते हैं। पंचलैट कहानी की कथा वस्तु। पंचलैट श्री फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। तो ये फणेश्वर नाथ रेणु ने लिखी है और ये एक आंचलिक कहानी है जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता से उभारा है। तो ये ग्रामीण लोग होते हैं उन्हें और उसके आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता से बहादुरता से निखारा है। पंचलैट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई है, जो गांव के लोग होते हैं उनके द्वारा ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलैट या पंचलैट कहते हैं, उसके माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविकता झलक प्रस्तुत की है। तो इसमें जो ग्रामवासी होते हैं उनके बारे में सब कुछ बताया गया है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही जीवन यथार्थ रूप से कहानी में उभरा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही इसकी कथानवास का उद्देश्य है। तो इसका सारांश पढ़ते हैं। पंचलैट कहानी का सारांश या कथानक, इसे 2 प्रकार से बोलते हैं। कभी कभी सारांश लिखे आ जाता है और कभी कभी कथानक। तो ये दोनों तरह से एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रामनवमी के मेले में इस बार हम तो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। तो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलैट कहकर पुकारते थे। पंचलैट खरीदने के बाद जो 10 रुपए बचे थे उसने पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। सबको पंचलैट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलैट देखने के लिए एकत्र हो गए। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलैट को जलाएगा कौन। ये पंचलैट को किसी को जलाना नहीं आता था, तो सभी लोग ये सोच रहे थे अब कौन जलाएगा इसे। तो उसके खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। आज किसी ने अपने घर में ठिवरी मतलब डिबिया भी नहीं जलाई थी। पंचलैट के जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोटली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबसे धैर्यपूर्वक उस मजाक में सहन किया। वहीं पर गुलेरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। जो गुलेरी काकी थी उनकी बेटी का नाम था मुनरी, वही भी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई थी। तो मुनरी की फ्रेंड का नाम था कनेली। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलैट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलैट जलाने के लिए नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोपड़े में गई और उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पंचलैट में तेल भरा तथा गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलैट जला दिया। पंचलैट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता ही लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जन ध्वनि की कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हस्त भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से
अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात में खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुनरी की पलकें झुक गईं। प्रश्न नंबर 2, पंचलैट कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए, या ऐसे भी आ सकता है पंचलैट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये अधिकतम 80 शब्द में आता है। पंचलैट कहानी का उद्देश्य, ग्रामवासी जात के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। जो ग्रामवासी होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं और अलग अलग टोलियों में बट जाते हैं। इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। परोक्ष रूप में रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता से बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। तो हमें किसी भी लोग को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी आवश्यकता करने पर छोटे छोटे लोग भी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, जैसा कि इस कहानी में आपने देखा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना अगर जो आपको बहादुर या लाठी या ध्रुव यात्रा और किसी पर कोई वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी बना दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।